हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधन क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल थ्योरी पर हमारा सेशन चल रहा था, जिसमें क्लासेस कंटिन्यू हुई मिल रही है आप लोगों को। और आज के सेशन में दोस्तों हम स्वतंत्रता पर बात करेंगे। लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो दोस्तों हम जानेंगे कि इस स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले इसके अर्थ से, इसके शाब्दिक अर्थ से हम इसकी कहानी को स्टार्ट करेंगे और इसके विभिन्न प्रकारों को समझते हुए हमारे सेशन को एंड कर लेंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो स्वतंत्रता वाला टॉपिक है दोस्तों, अगर संवैधानिक दृष्टि से हम पढ़ने जाएंगे ना, भारतीय संविधान में जिस प्रकार से स्वतंत्रता हमें दी गई है उन सब पर चर्चा करने जाएंगे तो कम से कम 4 से 5 लेक्चर हमारे सिर्फ स्वतंत्रता वाले टॉपिक पर होंगे, है ना। कम से कम 4 से 5, और वो भी 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर होंगे। लेकिन चूंकि हम बीए के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और बीए के सिलेबस के अनुसार हमें इसे कवर करना है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना पढ़ना है हम उतने पर पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कस के अंतर्गत दोस्तों मैं डाटा आपको सीमित दूंगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दूंगा, लेकिन उसके ऊपर समझना कितना है, इसे समझाना कितना है, वो सारी चीजें मुझ पर छोड़ दीजिए। बस सेशन में अंदर एंड तक बने रहिए, फिर इसका आनंद लीजिए। स्वतंत्रता है क्या, बहुत बारीकी से इसको समझने वाले हैं और पूरे व्यवहारिक रूप से एकदम स्मूथली समझेंगे। क्लियर है ना। तो दोस्तों जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं, अभी से पहले 13 क्लासेस हमारी राजनीतिक सिद्धांत वाले पार्ट पर हो चुकी है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाइए, सेशन के इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान या राजनीतिक सिद्धांत के नाम से। उसमें ओपन कीजिए उसे और वहां पर सभी सेशनों को दोस्तों आप क्रम अनुसार देख सकते हैं, अगर आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करके उसको कवर करना है तो, कंप्लीट सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है तो। ठीक है, चलिए डायरेक्टली सेशन पर मूव करेंगे। ये सब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। और प्रज्ञान हिंदी का भी आपको बहुत अच्छे से पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ क्लियर है। चलिए, तो दोस्तों आज का जो हमारा जो टॉपिक चलने वाला है, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कि हम जो है नेक्स्ट सेशन से इकाई 4 स्टार्ट कर देंगे, यूनिट 4 स्टार्ट कर देंगे। और उस यूनिट 4 के अंतर्गत 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले अर्थात कि आज हम स्वतंत्रता पर चर्चा कर रहे हैं। कल के सेशन में हम जो है दोस्तों समानता पर चर्चा करेंगे, उसके बाद न्याय पर, उसके बाद अधिकार पर। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से 1 बाय 1 करके चारों टॉपिकों को हम क्लियर कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और इन 4 लेक्चरों के साथ में हमारी ये यूनिट 4 भी कवर हो जाएगी। क्लियर है यहां तक का। चलिए तो दोस्तों आज का सारांश क्या है, सिंपल है। स्वतंत्रता में हमें अर्थ और प्रकारों पर फोकस करना है, दैट्स ऑल। सिर्फ अर्थ और प्रकार पर हमें फोकस करना है। तो दोस्तों बहुत छोटा सा सेशन होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनते चलिए, बस, है ना। ध्यान से सुनते चलिए, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए पहले बोर्ड को साफ करते थोड़ा। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अर्थ की। तो स्वतंत्रता का जो दोस्तों अर्थ है, इस अर्थ को भी हम पहले शाब्दिक दृष्टि से समझेंगे। क्लियर है ना। बेसिकली तो दोस्तों जो स्वतंत्रता का अर्थ है वो हम व्यवहारिक जीवन में अच्छी तरह से उससे परिचित है। स्वतंत्रता अर्थात कि राज्य या समाज के द्वारा हमें प्राप्त होने वाली जो स्वतंत्रता होती है, जो अधिकार होते हैं, वही स्वतंत्रता होती है। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि स्वतंत्रता को हम थ्योरेटिकल रूप से पढ़ रहे हैं और राजनीति के अंदर पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका यहाँ पर महत्व परिवर्तित हो जाता है और इसका थोड़ा बारीकी से अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो बारीकी से अध्ययन करते वक्त हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि ये जो स्वतंत्रता होती है दोस्तों, ये भी 2 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। एक नकारात्मक होती है और एक सकारात्मक होती है। अब नकारात्मक का दृष्टिकोण क्या होगा और सकारात्मक का दृष्टिकोण क्या होगा, बस इसमें छोटा सा डिफरेंस है। इसको समझ लिया, समझ जाइए, पूरे टॉपिक को आप समझ गए, ठीक है ना। तो अभी इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी उसमें हम बात करेंगे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का, एक क्रम अनुसार करेंगे ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, पूरा स्मूथली सेशन चलता रहे। चलिए तो सबसे पहले शाब्दिक अर्थ इसका समझ लेते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है, स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जो स्वतंत्रता है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिबर्टी। क्लियर है ना। या इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता हिंदी का जो स्वतंत्रता शब्द है, ये अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से रूपांतरित हुआ है या बना है, ठीक है ना। और ये जो इंग्लिश का लिबर्टी शब्द है, ये लेटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है। किससे बना दोस्तों, लेटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, मुक्त करना, मुक्त, है ना, मुक्त करना, मुक्त या फिर स्वतंत्रता या बंधनों का अभाव।
तो अब देखिए यहां पर लिबर्टी अर्थात लिबर, लिबर्टी किससे बना है? लैटिन के लिबर से बना है। और इस लिबर का अर्थ क्या होता है? बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव अर्थात कि रूल्स और रेगुलेशन का अभाव, कोई नियम ना हो। तो अब एक पक्ष में तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भी नियम लागू ना हो, वही व्यक्ति स्वतंत्र है। बेसिकली दोस्तों अब थोड़ा सा आप जो है अपने व्यवहारिक जीवन में चलिए और अब आप सोचिए, क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आप स्वतंत्र हैं? तो एक तरह से आप बोलेंगे जी हां, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन परिवार के रूल्स रेगुलेशन आप पर थोपे गए हैं, आप पर लागू है। समाज के रेगुलेशन आप पर लागू है। देश, पहले राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन लागू है, उसके बाद में सेपरेटली राज्य सरकार के रूल्स रेगुलेशन भी आप पर लागू है, और लास्ट में बचती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के रेगुलेशन भी आप पर लागू होते हैं। और इन सबको भी छोड़ दे तो धर्म के रेगुलेशन भी आप पर लागू होते हैं। अब मुझे बताइए किस प्रकार से आप स्वतंत्र हैं? जबकि यहां पर लीबर का तो स्पष्ट कहना है कि बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। तो अगर हम इस लीबर शब्द पर फोकस करें तो इसके अनुसार तो इस दुनिया में आज कोई भी स्वतंत्र नहीं है। क्लियर है ना? लेकिन दोस्तों इसे शाब्दिक अर्थ को पकड़ना है। क्लियर है ना? तो स्वतंत्रता कहां से बना है? लिबर्टी से। लिबर्टी कहां से बना है? लैटिन के लिबर से। और इस लिबर का अर्थ क्या होता है? मुक्त, पूरी तरह से मुक्त, पूरी तरह से स्वतंत्र, या फिर बंधनों का अभाव। यहां तक क्लियर हुआ ना दोस्तों? यदि इसका शाब्दिक अर्थ पर चला जाए तो स्वतंत्रता का अर्थ इच्छा के अनुसार कार्य करना। इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो मन में आए वो कार्य कीजिए, वही स्वतंत्रता है। तो मुझे बताइए, क्या भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई सा भी कार्य कर सकता है क्या? बोलिए, नहीं कर सकता। लीगल कार्य जिसके अधिकार आपको प्राप्त है वो कार्य आप कर सकते हो स्वतंत्रता पूर्वक, लेकिन जिस कार्य का राइट आपके पास नहीं है वो कार्य आप नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं ना? और बाकी का अगर कहीं और जो भी आपके, देखिए यहां पर डोंट वरी, ये सारे डाउट जो आपको बच रहे ना, दोनों को अलग करना, स्वतंत्रता एक्चुअल में वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, ये पूरा धीरे धीरे सब बताने वाला हूं। एक साथ बताएंगे अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो हमारी शाब्दिक इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता का, वो क्या है। क्लियर है? दो तीन बातें याद रखनी है यहां पर। स्वतंत्रता लिबर्टी से बनता है। लिबर्टी लिबर शब्द से आया है। लिबर शब्द कहां का है दोस्तों? लैटिन भाषा का लिबर शब्द है। और इस लिबर शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता या मुक्त या फिर बंधनों का अभाव। इसके अलावा इसके अनुसार अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता का यहां पर यह अर्थ होता है कि इच्छा के अनुसार कार्य करना। ठीक है ना? तो शाब्दिक रूप से तो ये जो है इसका अर्थ हो गया किसका? स्वतंत्रता का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दो विद्वान हैं यहां पर, उनकी परिभाषा के माध्यम से अब वो किस प्रकार से स्वतंत्रता को क्लियर करते हैं, डिफाइन करते हैं, अब वो जरा समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बारकर साहब की। ये बारकर साहब क्या बोलते हैं स्वतंत्रता को लेकर के, जरा इसको देखिए। बारकर साहब ने कहा है कि जिस प्रकार बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं है। बद, समझिए, यहां पॉइंट को नोट कीजिए आप लोग, बहुत प्यारी परिभाषा दी है और आपको समझ भी आएगी ये। जिस प्रकार से बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का ना होना स्वतंत्रता नहीं है। बारकर साहब ने इसको अब क्लियर करने की कोशिश की है, क्लियर करने का प्रयास किया। कैसे? उन्होंने कहा है कि भाई जिस प्रकार से अगर बदसूरत नहीं है कोई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो सुंदर है। उसी प्रकार से स्वतंत्रता, उसी प्रकार से अगर आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वतंत्र हैं। क्यों? एक खुद सोच के देखिए, इनकी परिभाषा के अनुसार सोच के देखिए। मान लेते हैं कि आपको स्वतंत्रता प्रदान कर ली। अब इस स्वतंत्रता के अनुसार तो आप आपकी मर्जी के अनुसार कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। अब आपको स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है तो इसके अनुसार तो सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अब आप आपकी इच्छा के अनुसार कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। आप आपके पड़ोसी को जाकर के 2 लप्पड़ मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्वतंत्रता है, आपकी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता है आपको। तो ये बताइए, आपने जब उसको पीटा तो आपने तो आपकी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर लिया,
लेकिन क्या सामने वाला अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर पाया? उसकी स्वतंत्रता का तो उल्लंघन हो चुका है ना। तो यहां पर स्वतंत्रता का अर्थ ये गलत हो जाएगा, और यही बात कहने का प्रयास किया है बारकर साहब ने, है ना। तो निसंदेह सभ्य समाज में, आज की जो हमारी सभ्य समाज है, इसमें लोगों को मनमाने कार्य करने की स्वतंत्रता देना संभव नहीं है। ऐसा होने पर तो केवल थोड़े से जो शक्तिशाली लोग हैं उनके पास ही स्वतंत्रता सीमित रह जाएगी। बाकी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनसे तो स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली जाएगी। सभ्य समाज में तो लोगों को ऐसा कार्य करने की ही स्वतंत्रता दी जा सकती है जिससे सामाजिक कल्याण में कोई बाधा ना पहुंचे, सामाजिक कल्याण में कोई बाधा ना पहुंचे। तो यहां पर बारकर साहब के इस जो कथन है, इस कथन से स्वतंत्रता का ये बिंदु पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो ये मत समझिए कि आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि आज का जो हमारा समाज है, इस समाज में हम प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते, और अगर ये अनुमति दे दी तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो शक्तिशाली लोग होंगे वो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करेंगे, और जो जो निर्धन या कहें कि कमजोर वर्ग के लोग होंगे उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छिन चुकी होगी। इसलिए सही अर्थों में अगर स्वतंत्रता को देखा जाए तो आज की सभ्य समाज में सिर्फ लोगों को इतने अधिकार दिए जाने चाहिए या इतनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जिससे कि सामाजिक कल्याण या जन कल्याण की जो भावना है, ये जो प्रक्रिया है, उसको ठेस ना पहुंचे। मतलब सबका साथ सबका विकास। क्लियर है यहां तक का? अब अगर ये क्लियर है तो अब लास्की साहब को देख लीजिए। इनका कहना है स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना से जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के अवसर प्राप्त होते हो। 2 लाइन में इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी। लास्की साहब ने 2 लाइन में बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा है कि सीधी बात है भाई, स्वतंत्रता हम उसको कहेंगे जिस समाज में हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास करने के अवसर प्राप्त हो या उपलब्ध हो। मतलब समाज में व्यक्ति को अपना विकास करने के उसे अवसर मिल पाए, सभी व्यक्तियों को, सिर्फ धनी वर्ग के लोगों को नहीं, वो ना ही सिर्फ निर्धन को या किसी वर्ग विशेष को नहीं या व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर मिल सके, चांस मिल सके, वही स्वतंत्रता है। यहां तक का क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है ना। अब हम आगे बात करने ही वाले हैं कि भाई जो ये स्वतंत्रता होती है, 2 प्रकार की स्वतंत्रता यहां पर होती है। 2 पक्ष होते हैं स्वतंत्रता के, नकारात्मक और सकारात्मक। 2 पक्ष हम यहां पर कह सकते हैं। तो जब हम स्वतंत्रता का विश्लेषण करते हैं तो 2 पहलू या 2 पक्ष इसके निकलकर सामने आते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जरा इनको समझ लीजिए, अब आपका पॉइंट और पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिए, इसको समझिए दोस्तों। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है, यहां पर नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू का अर्थ है कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी का नियंत्रण ना होना या नियंत्रण का अभाव। अब देखिए, जो हमने लीबर का अर्थ समझा था, क्या? बंधनों का अभाव। तो वो जो बंधनों का अभाव जो स्वतंत्रता प्रदर्शित कर रहा था वो नकारात्मक स्वतंत्रता थी। नकारात्मक स्वतंत्रता अर्थात ये जिसे आज की समाज में हम उसे अपना नहीं सकते, संभव किसी भी राष्ट्र के लिए ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो ये बोलती है कि प्रत्येक व्यक्ति, सभी व्यक्ति जो है नियंत्रणों से पूरी तरह से मुक्त है। तो किसी भी प्रकार का कार्य व्यक्ति अपनी मर्जी से कर सकता है, उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होगा। राज्य का, समाज का, धर्म का, परिवार का, किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। नियंत्रणों से मुक्त व्यक्ति ही यहां स्वतंत्र होगा, और यह परिभाषा है नकारात्मक स्वतंत्रता की। लेकिन जब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा की बात करें या सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें, तो यहां पर इस पर शब्दों में खुद हम समझ सकते हैं कि लास्की साहब ने जो कहा था, बारकर साहब ने जो कहा था, उस बातों को याद कीजिए। यहां पर लास्की साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के जो अवसर मिलते हैं समाज में, वही स्वतंत्रता है, और उसी स्वतंत्रता को हम यहां सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जानेंगे। तो लास्की साहब ने लिखा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस वातावरण को बनाए रखना जिससे व्यक्ति को अपना पूर्ण विकास करने के अवसर मिलते रहे। स्वतंत्रता का उदय किससे होता है? अधिकारों से होता है। तो जो वास्तविक स्वतंत्रता है
अर्थात जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो कहां से आती है दोस्तों, तो वो अधिकारों से आती है। किससे आती है, अधिकारों से आती है। स्वतंत्रता मतलब बंधन ना होना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि व्यक्ति के पास अधिकार कौन से हैं, उन अधिकारों से ही स्वतंत्रता का जन्म होता है। उसे ही हम वास्तविक या सकारात्मक स्वतंत्रता का नाम देंगे। स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ केवल नियंत्रणों का अभाव मात्र नहीं है, नियंत्रणों का अभाव मात्र नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों बातों को पढ़ने से या अर्थ, परिभाषा और नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को देखने के बाद में हमें यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि स्वतंत्रता के अर्थ में प्रतिबंधों के अभाव से ही स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अवसर की उपस्थिति से स्वतंत्रता आती है। मेरे ख्याल से अब तक ये पॉइंट पूरा क्लियर हो चुका होगा, आप लोगों का पूरा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था हमारी स्वतंत्रता का अर्थ। बताइए मुझे यहां तक कोई डाउट है क्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, कोई डाउट है यहां तक, सब क्लियर होता चल रहा है ना, स्मूथली समझ आ रहा सब कुछ, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहां से आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप स्वतंत्रता का अर्थ, शाब्दिक अर्थ भी समझ चुके हैं। स्वतंत्रता की जो मैंने आपको परिभाषाएं दी है बारकर और लास्की साहब की, वो दोनों परिभाषाओं के औचित्य आपको समझ आ चुके हैं, है ना। दोनों ने सकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा दी है। इसके अलावा मैं आपको नकारात्मक स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष भी बता चुका हूं और स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष भी बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि ये इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगर ये क्लियर है दोस्तों तो फिर अब आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे हम इसके प्रकारों की। तो दोस्तों इसमें 7 प्रकारों पर हम चर्चा करने वाले, स्वतंत्रता के 7 प्रकारों पर चर्चा करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता, जिसे हम जो है दोस्तों प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रता। दूसरी है नागरिक स्वतंत्रता, तीसरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक, राष्ट्रीय और धार्मिक स्वतंत्रता। इस प्रकार से इन 7 स्वतंत्रताओं पर 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। संविधान में अलग प्रकाश इनको दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। हम बीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता वाले पक्ष को क्लियर कर रहे हैं, भूलिएगा नहीं आप लोग। बीए ही नहीं, बीकॉम, बीकॉम, एमए, बीए, एलएलबी में भी इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है और वो कुछ स्टूडेंट इसको भी फॉलो कर रहे हैं अभी। चलिए तो ये जो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, इनको भी इसी प्रकार से व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे ये 7 जो है या मस्तिष्क में फिट हो जाए, पूरी व्यवहारिक रूप से समझ आ जाए और बिल्कुल भी फिर पढ़ने में आगे से कभी ये हमें परेशान ना करेगी, कम से कम एटलीस्ट ये टॉपिक परेशान ना करे हमें, है ना। चलिए प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है दोस्तों, सिंपल शब्दों समझिए, जो स्वतंत्रता प्रकृति ने हमें प्रदान की है वो प्राकृतिक स्वतंत्रता है और उस प्राकृतिक स्वतंत्रता को हमसे कोई छीन नहीं सकता। अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी प्रकृति के द्वारा दी गई स्वतंत्रता है? भाई जब राज्य नहीं था, आज राज्य का प्रभाव है हम पर, आज राज्य के सारे कानून, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब लागू होते हैं हमारे ऊपर। लेकिन एक समय तो ऐसा रहा होगा जब राज्य नहीं होगा और जनता होगी, ठीक है ना। तो जब राज्य नहीं होगा तो उस समय प्रकृति का नियम चलता था। तो प्राकृतिक रूप से राज्य के उदय से पहले जो अधिकार हमें प्राप्त थे, उन अधिकारों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता। वही अधिकार दोस्तों यहाँ प्राकृतिक अधिकार है। व्याख्या में लिखा गया है, एक बार पढ़िए इसको। राज्य की स्थापना से पहले प्रकृति की ओर से लोगों को जो स्वतंत्रता दी गई थी वही प्राकृतिक स्वतंत्रता थी और मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु सभी जगह बंधनों से जकड़ा हुआ है। पैदा स्वतंत्र होता है लेकिन पैदा होते ही वो विभिन्न प्रकार के बंधनों से जकड़ जाता है। जैसा मैंने अभी बताया, सबसे पहले कौन सा बंधन दोस्तों, परिवार का बंधन, उसके बाद में समाज का बंधन, क्रम से चल रहे हैं, समाज का बंधन, ठीक है ना। उसके बाद राज्य का बंधन, उसके बाद केंद्र का बंधन, उसके बाद सबसे आखिरी में आता है धर्म का बंधन। तो विभिन्न प्रकार के बंधनों में बंध जाता है व्यक्ति। जैसे जैसे बड़ा होता है ना, बाल्यावस्था से युवावस्था धारण करता है, तब तक तो पूरी तरह से जकड़ चुका होता है। क्लियर है। तो राज्य की उत्पत्ति से पहले अवस्था में मनुष्य को उसके अनुसार समाज व राज्य इससे प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है। कहने का अर्थ सिंपल है कि जो अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य को प्राप्त है, उन अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता, उन अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता। क्या है दोस्तों, नागरिक स्वतंत्रता। तो राज्य या नागरिक स्वतंत्रता क्या है यार, सरकार जो नागरिकों को प्रदान करती है स्वतंत्रता, किसके रूप में, अधिकारों के रूप में।
राज्य सरकार या जो राज्य अर्थात राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य हम देश को बोलते हैं, याद रखिएगा ना। तो जब राज्य अपने नागरिकों को अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता प्रदान करती है, वही स्वतंत्रता जो है दोस्तों नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्रदान की जाती है, जैसे जीवित रहने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। इस प्रकार की कई स्वतंत्रताएं होती है जो मनुष्य के लिए आवश्यक होती है, और इस प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को दी जाती है। क्लियर है? और इस प्रकार की स्वतंत्रता को कोई इनसे नागरिकों से छीन ना ले, इसके लिए इस स्वतंत्रता का वर्णन या कहें कि उल्लेख संविधान में किया जाता है, संविधान में किया गया है, और इन अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को बिठाया गया है, न्यायपालिका को बिठाया गया है ना। तो यहां पर ऐसे समझिए सिंपल शब्दों में, व्यवहारिक रूप से, कि जो नागरिक स्वतंत्रता होती है वो राज्य के द्वारा प्रदान अपने नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाएं होती है, स्वतंत्रताएं होती है, और जिनमें जिनमें जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत इंक्लूड की जाती है, जैसे जीवित रहने की स्वतंत्रता, जैसे भाषण प्रेस की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। संविधान के अंदर वर्णित सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की सभी स्वतंत्रताएं संविधान में उल्लेखित की जाती है ताकि कोई भी राज्य शासन व्यवस्था नागरिकों से ये स्वतंत्रताएं छीन ना सके। साथ ही साथ में इन स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि जनता के इन अधिकारों की रक्षा करे। आई होप क्लियर हो चुका होगा ये वाला भी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। अगली जो स्वतंत्रता है आप लोग दोस्तों वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति के निजी मामलों में राज्य या कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब कोई ये व्यक्ति ये नहीं बोल सकता व्यक्ति को कि आप ऐसा नहीं ऐसा करना है आपको। कहने का अर्थ उसके निजी जीवन में कोई हस्तक्षेप ना करे, किसी को अधिकार ना हो, ठीक है ना। तो व्यक्ति के निजी मामलों में जैसे रहन सहन, उसको कैसे रहना है, क्या पहनना है, किसी प्रकार से उसकी वेशभूषा पर, उसके धर्म पर, उसके परिवार पर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेगा, अन्यथा यह अपराध होगा। क्लियर है? राज्य या कोई भी व्यक्ति इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का जो अधिकार होता है वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। क्लियर है? वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता। इसको भी व्यवहारिक पक्ष में इस प्रकार समझिए दोस्तों कि आज प्रत्येक नागरिक को, वर्तमान में प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का पूरा अधिकार दिया जाता है। और जब सरकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को राजनीति में भाग लेने का अधिकार दिया जाता हो तो वही अधिकार यहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है, राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। क्लियर है ना? तो दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य राज्य के नागरिकों को उन अधिकारों से है जिनके द्वारा वे राजनीतिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जैसे कौन कौन से अधिकार होंगे दोस्तों? मतदान का अधिकार, चुनाव में वोट डालने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार अर्थात निर्वाचित होने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति जाके और प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्लाई कर सकता है ना, किसी भी पोस्ट के लिए वो खड़ा हो सकता है, ठीक है ना। सरकारी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार, अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो आप उसकी खुले मन से आलोचना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा। या सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। तो इस प्रकार से ये सारे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जितने भी अधिकार हैं, ये सारे अधिकार दोस्तों आपके राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है यहां तक का? चलिए नेक्स्ट पर मूव करेंगे। अगला होगा आपका आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता को दोस्तों अब इस प्रकार से लीजिए, देखिए आर्थिक स्वतंत्रता जो है, आपने शायद सुना होगा कि आर्थिक स्वतंत्रता जो थी दोस्तों, आर्थिक एक मूल अधिकार की श्रेणी में इसको अधिकार को रखा गया था, आर्थिक संपत्ति के अधिकार को, है ना। तो एक प्रकार से ये स्वतंत्रता भी होगी
तो इस स्वतंत्रता को आप ऐसे समझने का प्रयास करें कि जो आर्थिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ ये हो जाता है कि देश में या राज्य में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उचित रूप से वितरण है। मतलब आर्थिक संसाधन, जितने भी आर्थिक संसाधन है राज्य के, उसका पूरी जनता में इस प्रकार से उसका वितरण किया जाए कि कोई भी वर्ग अत्यधिक गरीब ना रहे और कोई वर्ग अत्यधिक अमीर ना बन जाए, दोनों में बैलेंस बना रहे। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए, किसी अन्य वस्तु के लिए या अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तु के लिए मोहताज ना हो जाए किसी, है ना। एक बार इसको पढ़िए और पूरी तरह से क्लियर होगा। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि लोगों को अपना दैनिक भोजन कमाने के लिए सुरक्षा या उसके अवसर प्राप्त होना चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति को कम से कम इतना काम मिल जाए, कोई व्यक्ति इतना सिक्योर हो जाए कि वो अपना भोजन कमा सके। इसकी सुरक्षा और इसके अवसर प्राप्त होना ही यहां पर आर्थिक स्वतंत्रता है, ठीक है ना। मतलब ये कि एक गरीब और अमीर के बीच में इतनी बड़ी खाई ना हो जाए कि अमीर और हमेशा अमीर बनता चला जाए और वो एक दिन ऐसा आ जाए जब उस गरीब पर जो है अपने अधिकार करने लग जाए, अर्थात वो अपना खुद का एक जो है शासन खड़ा कर ले, मतलब किसी व्यक्ति पर अधिकार न कर ले। इस हेतु ही कहा गया है कि आर्थिक संसाधनों का उचित वितरण ही आर्थिक स्वतंत्रता है। लिख लीजिएगा, आर्थिक संसाधनों का उचित वितरण ही आर्थिक स्वतंत्रता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति कम से कम अपना भोजन अवश्य कमा पाए, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे काम करने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, अवकाश का अधिकार, वृद्धावस्था या असमर्थता में आर्थिक सुरक्षा का अधिकार सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए, कार्य करने में न्यायोचित निर्धारित घंटे का अधिकार। तो ये इस प्रकार के अधिकार आपके आर्थिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। अगला है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अंतर्गत दोस्तों इसमें राष्ट्र को अपने भाग्य का निर्णायक स्वयं ही होना चाहिए, अर्थात यदि किसी राज्य पर कोई बाहरी प्रतिबंध अगर होगा तो उसे स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता है। समझने का प्रयास कीजिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ हुआ एक राष्ट्र के स्तर पर हम स्वतंत्रता को समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होगी जिसमें राष्ट्र अपने निर्णय स्वयं लेता हो, किसी और से प्रभावित होकर या किसी और के दबाव में आकर के निर्णय ना ले, वही राष्ट्रीय स्वतंत्रता होगी। क्लियर है ना। चलिए, इसी के साथ में दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट जो प्रकार बचता है हमारा, वो प्रकार बचता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता आप सभी अच्छे से जानते हैं, अगर हम भारत की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता ही धार्मिक स्वतंत्रता कहलाएगी यहाँ पर, कि किसी भी राज्य को किसी एक धर्म विशेष को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों के लिए समान भाव रखने चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार करने का अधिकार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है। आई होप पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं बचा दोस्तों। अगर आपने शुरू से एंड तक पूरा सेशन को अगर पूरे स्मूथली पूरे ध्यान लगाकर सुना है, आपने अच्छे से देखा है, तो बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूं कि इसमें अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो आपको समझ ना आ सके, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो होगा समानता पर। मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। और अभी तक मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं दोस्तों कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज अब इसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना, क्योंकि जितने भी आवश्यक नोट्स वगैरह होती है या क्लास के नोटिफिकेशन होते हैं सब ये टेलीग्राम पर ही अपलोड किए जाते हैं, जिससे कि आपको आसानी से सभी सेशन क्रम अनुसार मिल सके, सारे नोट्स आपको यहाँ अवेलेबल हो सके और हम एक ही मैसेज में सभी स्टूडेंट को जो है लिंक प्रोवाइड कर सके, उनको जो भी हमारे अपडेट होती है वो अपडेट बता सके, ठीक है ना। तो कमेंट के माध्यम से तो हम पिन हर एक स्टूडेंट को पिन तो कर नहीं सकते कमेंट, है ना। इसके लिए आवश्यक होता है कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में अगर आकर ज्वाइन होते हैं तो आप हमारे अन्य स्टूडेंटों के साथ में लगभग ज्यादा नहीं है अभी, लगभग 4 से 5 हजार स्टूडेंट है इस ग्रुप में, उनके साथ में ऐड होकर के उनके साथ निरंतर स्टडी आप कर सकते हो BA 3rd ईयर तक, कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क रूप से।
चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।